हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर। प्लीज़ आप हमारे वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही नए अपडेट्स लाते रहें। ओके, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब जो हमारी जो अर्थ है, मतलब अर्थ वो एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से कवर्ड है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स बिलोंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब जो इस अर्थ की जो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सारी जो लिविंग वाली चीज़ें हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स वो उस एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड करते हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो वो जी नहीं पाएंगे, जो वो जी नहीं पाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। मतलब ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर क्या करता है, ये हमें सन रेज, मतलब सन जो होता है, मतलब सूरज, उसकी जो हार्मफुल रेज होती है उससे भी बचाता है। एक तो हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाता है और हमें सांस लेने में मदद भी करता है। मतलब सांस जब हम लोग लेते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में जो O2 गैस होती है, मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन, उसे अंदर लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब अगर ये जो ब्लैंकेट है एयर की, मतलब जो एटमॉस्फेयर की जो ब्लैंकेट है, अगर ये नहीं होएगी तो फिर जो, मतलब हम लोग जो होंगे ना, सन की जो हार्मफुल रेज है वो हमें ज़िंदा जला देगी। वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। मतलब सुबह सुबह जब धूप होगी तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, खुद ही सामने अगर हम आएंगे तो जल जाएंगे ऐसे ही बिना देखे ही। और रात को हम लोग ठंड से मर सकते हैं ड्यूरिंग नाइट, अगर ये ब्लैंकेट और प्रोटेक्शन नहीं होगी। ये होती है इसलिए हमें ये सन की हार्मफुल रेज इफेक्ट से बचाती है। अगर ये नहीं होगी तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लिवेबल। मतलब इस अर्थ का जो मैस एयर का जो मैस है, उसी में ऐसा टेम्परेचर बनाना है जिसमें जो अर्थ है हम लोग ऑर्गेनिज्म से रह सकते हैं। जब नीचे चलते हैं, डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोसफेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। मतलब जो CO2 होता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब वो रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे बनाता है, वो जो गर्मी होती है उसे अपने अंदर ट्रैप कर देता है। मतलब जो गर्मी निकल रही होती है धरती से, जो धरती के अंदर से गर्मी निकल रही होती है, उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, मतलब उसे पकड़ लेता है। और फिर उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उसे। और अगर वो नहीं होगी तो वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। मतलब अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो जो अर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। However, when its level in that increase due to factors for the cartoons, मतलब ये जो it the earth would have been too cold to live here. However, when its level that increases, मतलब जब इसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, कार फ्यूम्स, मतलब ये जो जैसा हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं ना, वैसे ही मतलब जो ग्रीन हाउस गैस का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब फैक्ट्री की स्मोक, मतलब गर्म जो स्मोक निकलती रहती हैं, और कार से जो पेट्रोल जब वो यूज़ करते हैं, मतलब चलती हैं गाड़ियाँ, उनके पीछे से गैस निकलती है। गैस मतलब स्मोक, जिससे पोल्यूशन तो होता ही है, उसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, और इसी कहता है ग्लोबल वार्मिंग। अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जहाँ पे ग्लेशियर्स मतलब स्नो के बहुत बड़े बड़े, मतलब आइस के बहुत बड़े बड़े पहाड़ जितने बड़े टुकड़े, अगर टेम्परेचर धरती का बढ़ेगा तो वो पिघलने लग जाएंगे। अगर वो पिघलेंगे तो फिर सी लेवल, मतलब सी जो लेवल है उसको सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, फ्लड्स आने लगी, मतलब सुनामी, फ्लड। कोस्टल एरियाज मतलब कोस्टल एरिया जब, मतलब जैसे देख लीजिए आपके साइड में एक सी है, और उसके साइड में वहाँ पे एक सिटी है, तो उस सिटी को क्या कहेंगे, कोस्टल एरियाज। ऐसी जगह को कहते हैं कोस्टल एरियाज। देयर में भी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ प्लांट्स।
मतलब अभी बहुत तेज़ी से चेंजेस होंगे, जैसे एग्जांपल ले लो कि एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट, मतलब प्लांट्स गायब होने लगेंगे और एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, और एनिमल्स है वो मरने लगेंगे, एनिमल्स इन लॉन्ग रन। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब आपको पता है जो अर्थ जो एयर होती है, हम जो अंदर जब लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, जब हम अंदर लेते हैं तो वो बहुत सारी गैसेस होती है, मतलब मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच इज द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जो नाइट्रोजन NO2 और ऑक्सीजन O2, जो ये जो दो गैसेस है ये एटमॉस्फेयर का बल्क बनाते थे, मतलब मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। पर हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, ये बहुत कम क्वांटिटीज में होता है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द, मतलब इनको छोड़ के जो गैसेस होती है उनमें बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब गंदगी होती है उसमें, डस्ट पार्टिकल्स वो उसमें भी, एयर में भी होते हैं। तो फिर द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ये जो पाई चार्ट, मतलब ये जो यहाँ पे पाई चार्ट है, इसमें क्या दिखा रखा है, मतलब जो नाइट्रोजन है वो धरती पे 100% में से 78% है, मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन एयर, मतलब प्लेंटीफुल मतलब सबसे ज़्यादा गैस यही है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% है, 21% ऑक्सीजन है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स, मतलब जब अभी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, मतलब हम लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं सब कुछ अमाउंट, मतलब थोड़ा सा नाइट्रोजन भी अपने लंग्स के अंदर ले लेते हैं, वो निकाले टाइम वो निकल जाता है, मतलब एक्सहेल निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है सर्वाइवल करने के लिए, अगर उन्हें नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। They cannot take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air so that plants can use it. मतलब जो बैक्टीरिया जो होता है, मतलब जो प्लांट्स है वो एयर से एकदम डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उसको जो वहाँ रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं, उनके प्लांट्स के रूट्स में वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो नाइट्रोजन होता है वो जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन क्या करता है कि उसमें कुछ बदलाव होता है, उसे ऐसे फॉर्म में बदल देता है जिससे वो प्लांट्स उसे यूज़ कर पाए। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस मतलब दूसरी सबसे ज़्यादा गैस है, पहली सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है, दूसरी सब प्लेंटीफुल मतलब ऑक्सीजन दूसरी सबसे ज़्यादा गैस है एयर में। ह्यूमन्स एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, मतलब जो ह्यूमन्स और एनिमल्स है वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं, तब से ऐसा तो सारी चीज़ें सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस खत्म होने के बाद, मतलब जब जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो जैसे हम लोग O2 अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर हम लोग नाइट्रोजन थोड़ा सा अंदर आ जाता है, फिर जब हम एक्सेल करते हैं, इनहेल करते टाइम हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सेल करते टाइम हम नाइट्रोजन छोड़ते हैं। नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स लेने वो जो फोटोसिंथेसिस में वो नाइट्रोजन को अंदर लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लेके नाइट्रोजन छोड़ते हैं, तो यही प्रोसेस चलता रहता है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब इस तरीके से जो ऑक्सीजन का जो लेवल है एयर में वो डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है। मतलब फिर डू यू नो व्हेन एयर इज हीटेड बिकम ब्राइटर एंड गोज अप, मतलब अगर जो हवा आती है अगर हम उसे गर्म करते हैं तो फिर वो एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड का मतलब वो फैलने लग जाती है, एक्सपैंड मतलब वो फैलने लग जाएगी, जैसे कि आप कोई बलून ले लीजिए, अगर आप उसे उसके अंदर हाथ डाल के अगर उसे खींचने लगते हैं तो वो एक्सपैंड होने लगता है ना, जो अगर हम एयर को हीट करेंगे मतलब क्या बोलते हैं, हवा को अगर हम गर्म करेंगे तो एक्सपैंड मतलब फैलने लग जाएगा, और वो फैलने की वजह से क्या होगा वो हल्का हो जाएगा, और हल्का होने की वजह से क्या होगा कि वो हल्का होके वो ऊपर हवा में ऊपर जाने लगेगा, ऊपर कोल्ड एयर डेंसर एंड हैवी, मतलब जो
ठंडी हवा होती है, वो जो ठंडी हवा होती है डेंस होती है, बहुत डेंस होती है, और वो हीटेड हवा से मतलब जो गर्म हवा होती है वो कोल्ड एयर होती है उससे ज़्यादा भारी होती है, बहुत भारी होती है। डैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। जैसे तभी जब कोल्ड एयर होती है मतलब जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो हमेशा ऊपर नहीं नीचे जाती है, क्योंकि वो हवा क्योंकि वो हल्की नहीं होती, वो भारी होती है। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap। मतलब जब गर्म हवा जो होती है जब वो ऊपर मतलब ऊपर जाने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे गैप बन जाता है। जब वहाँ पे गैप बन जाता है तो जो आसपास के एरिया में जो ठंडी हवा है वो जल्दी से वहाँ पे जल्दी जाती है वहाँ पे, और उस जहाँ पे वो गैप बना है वहाँ पे भर जाती है। डैट इज हाउ द एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। इसे ही कहते हैं एयर सर्कुलेशन। ठीक है दोस्तों। Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मतलब प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में खाने में यूज़ करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स। मतलब जैसे जितना हम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स, उतना ही अमाउंट प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए होता है। ओके। However, the balance is upset by burning of fuels। मतलब जो ये जो बैलेंस होता है इसे ये कभी कभी बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने ये जो मतलब जो क्या बोलते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब जो फ्यूल्स होते हैं पेट्रोल डीजल, इनसे जो गर्म गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती रहती है। इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। सच एज कोल एंड ऑयल दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर। मतलब वो क्या उनसे क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाता है। इंक्रीज वॉल्यूम इफेक्टिंग अर्थ वेदर। मतलब एज अ रिजल्ट मतलब इसकी वजह से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है वो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, मतलब थोड़ा बदलाव लाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्शंस, वार्मिंग अनस्टॉपेबल, मतलब गर्मी खत्म नहीं हो रही, टॉप सेंटी ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, CO2 लेवल ऑफ 8 lakh ईयर हाई, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिंड, ग्लोबल वार्मिंग एंड ब्रिंग बैक जुरासिक एरा। ठीक है। The winter was warmest on record. Global warming can bring back Jurassic era। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, मतलब 5 लेयर्स में बटा होता है। उनमें से पहली लेयर तो अर्थ का सरफेस होता है। जो इन सारी लेयर्स का नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो क्या होता है वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी जो एवरेज हाइट है मतलब इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट है, मतलब जो हम सांस लेते हैं मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी लेयर मानी जाती है। हाँ, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग और हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। मतलब जो रेनफॉल मतलब बारिश, फॉग, हेल स्टॉर्म ये इसी लेयर में आते हैं। और हाँ, अब उसके बाद वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर आता है ट्रोपोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है। ये इसकी जो हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है 30 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट होती है 50 किलोमीटर। This layer is almost free from clouds and associated weather phenomenon, making conditions most ideal for flying aeroplanes। मतलब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसी में ये 50 किलोमीटर तक ऊपर इसकी हाइट होती है। इस लेयर में ऑलमोस्ट फ्री ऑफ क्लाउड्स, मतलब इस लेयर में बहुत कम क्लाउड्स होते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा क्लाउड्स नहीं होते हैं।
यहाँ पे ज़्यादातर वेदर का फेनोमेनन वीक कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, मतलब यही पे एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेन्स उड़ते हैं। एक स्ट्रेटोस्फेयर का जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है, बस और एक फीचर होता है इसका क्या होता है कि इस लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है। ये जो ओजोन गैस ये होती है जो हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब ये तीसरी लेयर है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। ये धरती से 80 किलोमीटर ऊपर है। मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, मतलब जो मीटियोराइट्स होते हैं ना, जैसे कभी कभी कुछ नीचे कुछ मीटियोराइट्स गिरते हैं धरती पे, जब वो स्पेस से गिरते हैं तो जब आपने देखा ही होगी कि वो जल जाते हैं, जलते जलते नीचे गिरते हैं। ये जो मेसोस्फेयर होता है यहीं पे आके वो क्या बोलते हैं, जलने लग जाते हैं जो मीटियोराइट्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मोस्फेयर। ये जो थर्मोस्फेयर होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है और इंक्रीजिंग हाइट, मतलब इससे हाइट भी बढ़ने लग जाती है। लोनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, मतलब जो लोनोस्फेयर है ये थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है, एक लेयर है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये जो लेयर है ये ज़मीन से 80 to 400 किलोमीटर ऊंची है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, मतलब जो रेडियोज यूज़ होते हैं उसकी जो वेव्स होती है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसी लेयर से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब ट्रांसमिशन होता है इसी लेयर में क्या बोलते थे, इसी लेयर में रेडियो का ट्रांसमिशन होता है। रेडियो इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ और रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर, मतलब जो रेडियो की जो वेव्स है वो अर्थ से बाहर न जाए, इसलिए ये जो लेयर होती है ये अर्थ की जो रेडियो की वेव्स होती है उसे रिफ्लेक्ट कर देती है ताकि वो धरती में वापस आ जाए। अब अगली लेयर है एग्जोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर, मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके बाद स्पेस। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एग्जोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस एग्जोस्फेयर में बहुत कम हवा होती है। लाइट गैसेज, मतलब जो हल्की गैसेज होती है लाइक जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, इस जगह में उड़ते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं इस जगह में। ठीक है, अब है वेदर एंड क्लाइमेट। Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times we have heard this from anxious cricket fans speculating the fate of one day match? मतलब ये जो क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, वहाँ जो जिस दिन क्रिकेट खेला जाने वाला होता है उस दिन आपने ये तो सुना ही होगा कि आज क्या बारिश होने वाली है या फिर आज सानी होने, मतलब आज सूरज निकलेगा, बहुत अच्छे से धूप निकलेगी। आपने ये सुना ही होगा। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड इन माइंड इट स्पीकर, मतलब अगर हम सोचें कि अब जो बॉडी है वो हमारा जो बॉडी है वो एक रेडियो है और हमारा जो माइंड है, मतलब जो सर है वो स्पीकर है। वेदर इज समथिंग दैट फीडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। वेदर इज आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जो वेदर होता है वो एक घंटे से घंटे आर टू आर डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का। हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल। एक हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है वो एक इरिटेबल बना देता है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, मतलब ये जो एक प्लीजेंट ब्रीजी वेदर, मतलब जो अच्छा वेदर होता है, मे मेक वन चीयरफुल इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, मतलब वो प्लान, इससे हम लोग प्लान करते हैं कहीं बाहर जाने का। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, मतलब जो वेदर होता है वो कभी भी बदल सकता है, डे टू डे, आर टू आर। However, the average weather conditions of a place for a longer period of time replaces the climate of the place, मतलब जो वेदर होता है वहाँ का जो ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे दिखाता है। However, the average weather condition एक प्लेस से लॉन्गर पीरियड अगर होता है तो उसे क्लाइमेट, उस प्लेस का क्लाइमेट कहा जाता है। नाउ डू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, मतलब अब हमें समझ आ गया है कि हम लोग वेदर फोरकास्ट क्यों देखते हैं, मतलब हम लोग वेदर कास्ट क्यों होती है। अब देखते हैं, डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ दिस इज ओनली वन इन टू 1,100,000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब ये 2,000,000,000,000,000 इतने %, की एनर्जी हमेशा एक बहुत इतनी, मतलब जो सन होता है, मतलब जो अर्थ होता है, सन की उसे सिर्फ इतने में से सिर्फ
सिर्फ 1 पार्ट मिलता है सन की एनर्जी है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। टेम्परेचर, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। मतलब जो टेम्परेचर जो हम रोज़ फील करते हैं वो एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब जो हॉटनेस मतलब ठंडी और गर्मी का जो उसका जो डिग्री मतलब टेम्परेचर में जो होता है डिग्री होता है उसे कहते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। मतलब जो टेम्परेचर हर एक जगह जो होता है वो सिर्फ डे टू डे नहीं बदलता, मतलब दिन दिन नहीं बदलता, वो सीज़न टू सीज़न ही बदल सकता है। समर्स आर हॉटर दिन विंटर। मतलब जो समर्स होते हैं, जैसे आप ये ले जो समर्स होते हैं वो विंटर समर्स, वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है जिसमें ज़्यादातर गर्मी निकलती है। और जो विंटर में क्या होता है सर, ज़्यादातर ठंडी का मौसम होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एट इन्फ्लुएंसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन और इंसुलेशन। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। मतलब ये जो इंसुलेशन होता है वो सोलर एनर्जी होती है जो इंटरसेप्ट करता है अर्थ को। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। मतलब ये जो अमाउंट जो इंसुलेशन का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। देयरफॉर थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर। यहाँ पे 4 तरीके के मीटर होते हैं। पहला होता है थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बताता है एटमॉस्फेयर का। बैरोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है। रेन गॉज, ये जो रेन गॉज होता है ये बताता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब कितनी रेनफॉल होने वाली है। और जो विंड वेन होता है ये हवा की डायरेक्शन बताता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट जो मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है। इट इज ये जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर का मेजरिंग स्टैंडर्ड यूनिट है ये इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस। कि एंडर सेल्सियस ने इन्वेंट किया था। और सेल्सियस स्केल वाटर फिजिक्स, मतलब जो सेल्सियस स्केल पे जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, मतलब उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब तो आपको समझ आई होगा कि जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं वो स्नो से क्यों कवर्ड होते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। मतलब अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं मतलब जो फसल होती है उन्हें ग्रो होने में मुश्किल हो जाती है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज मच हाइयर देन द डैट ऑफ विलेजेस। मतलब जो टेम्परेचर होता है जो सिटीज़ में होता है वो विलेजेस से तो कई ज़्यादा होती है, क्योंकि विलेजेस में गाड़ियाँ नहीं चलाई जाती। जो सिटीज़ होती है वहाँ पे गाड़ियाँ चलाई जाती है जिससे और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। द कॉन्क्रीट and metals in buildings and asphalt of roads get heated by during the day। मतलब जो सिटीज़ में कंक्रीट होता है, मेटल होता है बिल्डिंग्स में, और एसफाल्ट ऑफ रोड, मतलब रोड में जो एसफाल्ट होता है वो सन की वजह से गर्म होने लगता है। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। मतलब ये जो हीट होती है, मतलब जो गर्मी होती है वो रात को निकल जाती है। एयर प्रेशर, अब हम एयर प्रेशर पढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। मतलब जो एयर होता है वो हमें एक ग्रेट फोर्स, मतलब बहुत ताकतवर फोर्स से हमें ज़मीन की तरफ पुश करता है। और वी डोंट इवन फील इट, हम उसे फील नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। मतलब ये हम लोग को फील नहीं होता क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन से हमें आता है, हम उसका काउंटर प्रेशर भी देते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब जो एयर प्रेशर होता है उसे कह सकते हैं अर्थ के एयर का वेट जो हम एक्सर्ट किया जाता है। As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly। मतलब अगर हम ऊंचाई पे जाते रहते हैं तो फिर जो प्रेशर होता है एयर का वो कम होता है, वो बहुत कम होते रह जाता है, बहुत जल्दी कम होने लगता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। सबसे ज़्यादा जो एयर प्रेशर होता है वो सी लेवल पे होता है। डिक्रीजेज विथ हाइट हॉरिजॉन्टली एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इक्वल्स बाय टेम्परेचर ऑफ द एयर एट गिवन प्लेस। मतलब इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीजेस एंड राइसेस। मतलब जगह जहाँ पे
जबकि जहाँ पे जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, वहाँ पे वो ऊपर जाने लगती है, और जहाँ पे जो दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, वो क्रिएट कर देती है एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर एरियाज एसोसिएट करते हैं क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर में, मतलब गीले वेदर में। डू यू नो on the moon there is no air, hence no air pressure. Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to moon. अगर मतलब जो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें मून पे जाने से पहले स्पेशल सूट्स पहनने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो स्पेशल सूट नहीं पहनते हैं तो उनकी बॉडी से जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, तो फिर उसकी वजह से जो क्या होता है, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है एस्ट्रोनॉट्स की, वो फट सकती है, और वो फटने की वजह से जो एस्ट्रोनॉट होता है वो ब्लीड करने लगेगा, मतलब उनसे खून निकलने लग जाएगा। इसलिए उन्हें स्पेशल सूट पहनना पड़ता है मून या फिर कोई दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए। लो इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, मतलब जगह जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे एयर जो होती है वो ठंडी होती है, और जगह जहाँ पे हैवी है वहाँ हैवी एयर सिंकिंग क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, मतलब जहाँ पे जो भारी हवा है, अगर वो जहाँ पे वो भारी हवा है वहाँ पे एक हाई प्रेशर एरिया बना देती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। हाई प्रेशर से क्या होता है, वो सनी स्काई बना देती है और क्लियर स्काइज बना देती है, मतलब बारिश नहीं होती। फिर द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर, मतलब जो जगह होती है, जो हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बार बार की बदलता जाता है। पहले हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर, ऐसे बढ़ता जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो जो मूवमेंट होता है एयर का वो हाई प्रेशर एरिया से जो लो प्रेशर एरियाज तक बढ़ता है, तो उसे कहते हैं हवा। You can see wind at work as it blows during dry leaves down the pavement or uproot trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. मतलब कभी कभी जब जो हवा होती है वो हमारे सामने से ब्लो करती है, पर वो हमें दिखती नहीं है, पर कभी कभी दिख जाती है, क्योंकि उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिससे हम उसे देख पाते हैं हवा में उड़ते हुए। At times wind can be so strong that it is difficult to walk easily, मतलब जो हवा होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि एक तूफान आया हुआ है, वो एक डायरेक्शन में बहुत तेज़ हवा फेंक रहा है, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो फिर आप उसको सह नहीं पाएंगे, आप उसी डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रेशर लगाता है जो एयर होता है। हाँ, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट टू वॉक अगेंस्ट इट, मतलब आपने शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। अरे ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो कोई विंडी डे, मतलब कोई हवा वाला जिसमें बहुत हवा चलती है, उसमें अगर आप अम्ब्रेला लेकर चलते हो तो जो अम्ब्रेला को संभालना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि अम्ब्रेला आपको वो हवा की वजह से आपको साइड राइट लेफ्ट बार बार ले जाता रहता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स आर क्रिएटेड। डू यू नो द विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, मतलब जो विंड होती है जिस डायरेक्शन में वो ब्लोज पे, वो जिस डायरेक्शन में वो उड़ रही है उस डायरेक्शन में जो हवा उड़ रही है उस हवा को उसी डायरेक्शन के नाम से बोला जाता है। जैसे कि अगर कोई जो हवा है वो अगर वो वेस्ट में उड़ रही है तो फिर उसे वेस्टर्ली, मतलब वेस्टर्ली कहा जाएगा, और वो ईस्ट में उड़ रही है तो उसे ईस्टर्ली कहा जाएगा। ओके, तो और चलते हैं अगले पेज में। प्रॉब्लम्स फॉर यू। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और जो विंड होती है वो 3 टाइप की होती है। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज और द परमानेंट विंड्स। मतलब जो ट्रेड विंड होती है, जो वेस्टर्लीज जो वेस्ट में उड़ती है, और जो ईस्टर्ली जो ईस्ट में उड़ती है, उन्हें कहते हैं परमानेंट विंड्स। ये कॉन्स्टेंटली पूरे साल उड़ते रहता है एक ही डायरेक्शन में। सीजनल विंड, दीज विंड चेंज द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, मतलब ये जो सीजनल विंड होती है ये हर एक सीजन में अपना डायरेक्शन बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, मतलब जैसे एग्जाम्पल ले लो, मानसून इंडिया में मानसून जब आता है। लोकल विंड, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन स्मॉल एरिया, मतलब जो लोकल विंड होती है वो एक डे या फिर एक पूरे साल एक छोटे से एरिया में बस उड़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। You recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called लू। मतलब जो ड्राई और लोकल विंड होती है उसको कहते हैं लू कहा जाता है उन्हें। ओके, तो हम चलते हैं साइक्लोन, नेचर्स फ्यूरी।
मतलब जो साइक्लोन तो आपने सुना ही होगा ना, साइक्लोन डिस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ साइक्लोन से बहुत ज़्यादा तबाही होती है। साइक्लोन एक हवा का बहुत बड़ा बवंडर होता है, उस बवंडर में सारी चीज़ें आ जाती है और जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो उसे ऊंचाई से फेंक देता है, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। फिर उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब जो उड़ीसा होता है, जो ईस्टर्न सी कोस्ट में पाया जाता है, इस प्रोन टू साइक्लोन, मतलब प्रोन है वहाँ पे, ओरिजिनेट मतलब ज़्यादातर बंगाल में आते हैं। ऑन 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन एट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट, मतलब 1999 में एक साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, जिसने हिट किया था उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स को। अनदर सुपर साइक्लोन ऑन 29 अक्टूबर, एक सुपर साइक्लोन जब एक कर किया था वो 29 अक्टूबर को, वो भी उसी दिन था 1999। The devastated large portions of the earth, the damages caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain, and tidal surge. The winds of 260 km per hour lasted for over 36 hours. मतलब जो ये जो साइक्लोन की जो हवा की जो तेज़ी होती है वो 260 किलोमीटर होती है 1 घंटे प्रति रफ्तार। These high velocity winds uprooted trees and damaged the कच्चा houses। मतलब जो ये जो इन विंड वेलोसिटी से क्या होता है, ये कच्चा हाउसेस को डैमेज कर देती है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। रूफटॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away। मतलब जो रूफटॉप होते हैं वो ज़्यादातर घरों और इंडस्ट्रियल शेड्स के वो हवा में उड़ जाते हैं, मतलब ब्लोन अवे हो जाते हैं। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स snapped completely। Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously। These rains led to flooding in the major rivers of ओडिशा। मतलब इन रेन्स की वजह से क्या हुआ, जो ओडिशा में बार बार फ्लड आने लग गया। These rains led to flooding in the major rivers of Odisha। Cyclonic winds caused tidal waves that struck 20 किलोमीटर। मतलब ये साइक्लोनिक विंड्स की वजह से क्या हो गया, वेव्स ही ऊपर उठने लगी और एक बहुत बड़ी वेव आई थी वो जो 20 किलोमीटर थी। Land and brought massive destruction to the coastal areas। The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops। मतलब एक बार कोस्टल एरिया में पैडी क्रॉप्स कुछ उग रहे थे, एक बार इतना जोर से फ्लड आया जिससे क्या हुआ, जो उन सारे पैडी क्रॉप्स को ख़राब करके चला गया। हाँ, द साइक्लोन originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25th October 1999 and gradually moved in a northwestward direction। It intensified into a super cyclone and hit the area between Erasama and Balikuda। मतलब ये जो सुपर साइक्लोन आया था इसने एरासामा और बालीकुडा की बीच वाले जो जगह थी वहाँ पे हिट किया था 29 अक्टूबर को 10:30 बजे सुबह के। The super cyclone swept entire the coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns। About 13 million people were affected। मतलब अराउंड 13 मिलियन से ज़्यादा लोग थे वो उनसे मारे गए थे, affected। दोस्तों, a large number of livestock were killed। Standing crops of paddy, vegetables and fruits were heavily damaged। मतलब जो पैडी क्रॉप्स थे, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, वो सब डैमेज हो गए थे, बहुत कम बचे थे। Due to salinization caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile। Large tracts of sal, teak और bamboo plantation have disappeared। मतलब जो बहुत बड़ी जो जगह थी जहाँ पे साल, टीक और बैम्बू प्लांटेशन थे, मतलब प्लांट्स ऐसे, वो गायब हो गए थे। मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन प्रदीप एंड कोणार्क वैनिश्ड। मतलब जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो पारादीप और कोणार्क के जो बीच में थे वो भी वैनिश हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor। मतलब जो वाटर जब वो इवेपोरेट करता है
मतलब वो जब उसे गर्म किया जाता है तो फिर वो इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेट जब जिससे वो धुआं निकलता है उसे कहते हैं वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। मतलब जो मतलब एक ऐसी हवा जिस जो पूरी तरह वाटर वेपर से भरी हुई है, उस दिन को कहा जाता है ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैविटी होल्ड अ वाटर वेपर इंक्रीजेज सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। मतलब जो जब वो हवा गर्म होने लग जाती है तो फिर उसमें जो जगह होती है वाटर वेपर को जमा करने की वो बढ़ने लग जाती है, जिससे ह्यूमिड डे भी ज़्यादा होने लग जाता है। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. मतलब जो वाटर वेपर जब वो राइज करने लग जाता है वो ठंडा होने की वजह से क्या होता है, वो कंडेंस होता है और पानी की तरह नीचे गिरता है, पानी की बूंदों की तरह नीचे गिरता है। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो भी इनके कुछ जमा हुए ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, सच वाटर ड्रॉपलेट्स। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, मतलब ये जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है ये मतलब ये बहुत भारी हो जाते हैं हवा में उड़ते रहने के लिए, मतलब हवा में फ्लोट करते रहने के लिए, मतलब फ्लोट करने के लिए ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो फिर ये नीचे गिरने लगते हैं। मतलब बादल ही नीचे गिरते हैं, जो बादल से जो पानी जो कलेक्ट करके रखा है वो नीचे गिरने लगता है, वो नीचे गिरते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। मतलब जो जेट प्लेन होते हैं, आपने देखा ही होगा कभी कभी जेट प्लेन होते हैं वो जाते समय कुछ वाइट ट्रेल मतलब कुछ सफ़ेद धुएँ छोड़ जाते हैं जब वो जाते हैं वहाँ से। तो मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन्स कंडेंसेस, मतलब जो मॉइस्चर जो उनके इंजन से निकलता है वो कंडेंस हो जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम एंड व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। हाँ, प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। मतलब प्लांट्स होते हैं वो वाटर को प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करते हैं। ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, मतलब जो ट्रीज होते हैं जब उन्हें हिल साइड्स के वहाँ पे काटा जाता है तो रेन वाटर फ्लोज डाउन इन बेयर माउंटेन कौन, मतलब जो काटने की वजह से क्या होता है पानी वहाँ पे गिरता है और पानी गिरने की वजह से वो इरोड हो गया, वो सारा जो पानी होता है वो सिटीज़ में गिरने लग जाता है। गिरने की वजह से फ्लड्स आने लग जाती है। उन्हें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 3 तरीके की रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। हो गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और स्नो स्लीट और रेन, मतलब जो अलग फॉर्म्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के वो स्नो स्लीट और हेल होते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब जो रेनफॉल होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो फ्रेश वाटर अर्थ की सरफेस पे लाता है। इफ़ रेनफॉल इज लेस, मतलब अगर बारिश नहीं होगी जो वाटर्स की जो कमी होती है और वाटर की कमी होने लग जाती है और ड्रॉट आते हैं, मतलब सूखा पड़ जाता है जिससे क्रॉप्स उगते नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, मतलब अगर वो ज़्यादा होता है तो फ्लड्स आने लग जाते हैं। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर खत्म। आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।